नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। गुजरात के कई शहरों में मौसम ने बदला मिजाज, वडोदरा में भी छाए रहे बादल। वडोदरा की स्थापना के 512 साल पूरे, ऐतिहासिक इमारत की बदहाल स्थिति चिंताजनक। पिछले कई दिनों से राजस्थान में विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ था, जो आज वोटिंग प्रक्रिया के साथ संपन्न हुआ है। अब 3 तारीख को आने वाले परिणामों का इंतजार रहेगा। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर विधायकों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया कराई गई। दोपहर 3 बजे तक राजस्थान में 55.63% मतदान हुआ। शहरों से लेकर गांवों के बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। भरतपुर जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके के सांवलेर गाँव में बूथ पर 2 गुटों में विवाद हो गया। यहाँ पोलिंग पार्टी को जान बचाकर भागना पड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा के रजई कला गाँव में फायरिंग का मामला सामने आया है। कंचनपुर के एक मतदान केंद्र पर बसपा प्रत्याशी जसवंत गुर्जर और भाजपा कैंडिडेट गिरिराज मलिंगा के समर्थक भिड़ गए। वहीं अब्दुलपुर गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पथराव कर दिया। सिकर की फतेहपुर शेखावाटी में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। घटना बोचीवाल भवन के पीछे बूथ संख्या 128 से 200 मीटर दूर मोहल्ले में हुई। पथराव में एक कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया गया। चूरू के सरदार शहर के एक बूथ पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। जोधपुर के लुणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कार्यालय पर हमले का आरोप है। झालावाड़ और उदयपुर में मतदान के लिए लाइन में लगे 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। वहीं अजमेर के पुष्कर में एक बुजुर्ग की वोट देने के बाद घर पहुंचते ही मौत हो गई। कुछ जगह पोलिंग कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। इधर सीकर, श्रीगंगानगर जिलों के कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई। अलवर, झालावाड़, श्रीमाधोपुर सहित कई विधानसभाओं के बूथों पर दुल्हा दुल्हन भी वोट करने पहुंचे। टोंक की निवाई विधानसभा में 113 साल की वोटर भूली देवी ने भी वोट डाला। राजस्थान में आज हो रही विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बीच राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद हो गया है। भाजपा ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और उनका एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की है। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी ने शनिवार 25 नवम्बर को सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया। भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत में तर्क दिया कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में इसका साफ प्रावधान है कि प्रचार बंद होने के बाद टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं किया जा सकता। 48 घंटे के साइलेंट पीरियड में किसी भी तरह का सार्वजनिक प्रचार बैन है। इस दौरान सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो पर किसी पार्टी के पक्ष में कोई नेता प्रचार नहीं कर सकता। राहुल ने 48 घंटे के साइलेंट पीरियड में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया है। चुनावी घोषणाओं को दोहराते हुए वोट मांगे। शिकायत में तर्क दिया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। राहुल ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार वाला पोस्ट किया। उसे सुबह 10:35 बजे तक 2.30 लाख लोग देख चुके थे। साइलेंट पीरियड में यह सार्वजनिक प्रचार है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का साफ उल्लंघन है। गुजरात के वडोदरा में आज सुबह सुबह बादल छाए हुए देखे गए, जो वडोदरा के बदले बदले मौसम की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में जलवायु परिवर्तन का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसी के तहत सुबह सुबह वडोदरा का मौसम ठंडा नजर आ रहा है। आज सुबह भी वडोदरा में बादल छाए हुए देखने मिले, जो बदलते मौसम की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात के कई राज्यों में आज क्लाइमेट चेंज की आगाही थी और आज आप देख पा रहे होंगे सुबह से ही वडोदरा का मौसम जो है बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस वक्त जो इतनी धूप होती है वडोदरा शहर में, आज धूप शायद ही दिखाई दे रही है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है और 25 और 26 तारीख को बारिश की आगाही भी थी। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या रीजन होता है और इससे हम जैसे लोगों पर, आपके और मेरे जैसे लोगों पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से क्लाइमेट काम करता है,
इस वक्त मौसम मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऊपर सूर्य जो है आज चंद्रमा की तरह नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा बादलों से ढक चुका है, इस तरह का मौसम आज वडोदरा में बना हुआ है। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो पूरा वातावरण का बदलाव है ये क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ रहा है। इतने बादल और ठंड का सीज़न जो है शुरू हो चुका है, इस सीज़न में बारिश की आगाही दी गई है, तो इससे कुछ नुकसान भी जाहिर सी बात है होने ही है। तो इस विषय में बात करते हैं खगोलविद दिव्य दर्शन पुरोहित से। ये बदलाव अचानक से क्लाइमेट में क्यों देखा जा रहा है? जी, हमने ज़्यादातर गुजरात की बात करें अगर हम, और बड़ौदा और गुजरात की, तो हम लोगों ने विंटर में मानसून देखा ही नहीं है। विंटर में बारिश देखी नहीं और बादल इतने मानसून की तरह देखे नहीं है। ज़्यादातर ये यूपी साइड में रहता है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं, वहाँ से आने वाली जो जेट स्ट्रीम चलती हैं इसी सीजन में चलती है, और वो जो रवि पाक होता है यानी गेहूं वगैरह की फसल, उसके लिए बहुत अच्छी बोली जाती है, मानी जाती है उसकी वर्षा और उसकी ठंड और उसकी जो नमी है वो, तो वहाँ पर देखी जाती है, मैं गुजरात में नहीं देखी जाती। आज की बात करें तो आज और कल और परसों तीनों दिन बादल रहेंगे गुजरात में और साउथ इंडिया में से लेकर के नॉर्थ इंडियन, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में रहेंगे, और तमिलनाडु केरला में तो बहुत भारी बारिश की संभावना है। और गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ भी 1 से 3 इंच तक बारिश की संभावना है, और जैसा अगर मैंने जो प्रेडिक्ट किया उस हिसाब से विंड गस्ट या विंड स्क्वॉल कहते हैं वो 30-30 किलोमीटर पर आवर जाने की संभावना है, और विंड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने की संभावना है। और बारिश बड़ौदा की बात करें तो 1 से 1.5 इंच तक बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना लग रही है। और उसके पीछे का कारण 2 अभी लग रहा है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया वो चला है, यूपी साइड चला है। दूसरा जो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जनरेट हुआ था उससे जो बादल क्रिएट हुए वो बादल इस साइड आए। तीसरा, अरबी समुद्र में भी इतना तापमान बढ़ गया है, जो अभी वर्तमान में एटमॉस्फेयर है उसमें इतना कार्बन भर चुका है कि हम सूर्य की गर्मी को वो सोख रहा है, उसके चलते समंदर 25 से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो उससे इवापोरेशन हो रहा है, बादल चलते चले जा रहे हैं और विंड चारों ओर घूमती हुई चली जा रही है। तो ये एक बड़ा रीज़न है उसके पीछे का। इसकी वजह से क्या लोगों को फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी तरह की बीमारी हो, या तबीयत जो है ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों में बीमारियां दिखने मिलती हैं, तो क्या इसकी वजह से लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जो भी लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वगैरह सब, और जो क्रॉप्स है वो एक पर्टिकुलर सीजन में जीने के लिए हम पहले से एक हैबिचुएटेड है, आदी हो चुके हैं। हम जो ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं तो ठंड के बाद गर्मी के बाद में मानसून, मगर विंटर में एकदम बारिश गिर जाना, फिर एकदम देखिए अभी सूरज आएगा फिर चला जाएगा। तो ये जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जनरेट होते हैं उससे हमारा बॉडी का रिदम आदि नहीं है। दूसरा क्या होता है, उसके साथ में जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में जो इम्यूनिटी पावर है, विटामिन वो कम होते हुए जाएंगे। साथ में एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और हमारी बॉडी पर क्यों असर करेगा कि वायरस बैक्टीरिया फॉर्मेशन, अगर बारिश कम मौसमी गिरती है तो बेमौसम बारिश से बैक्टीरिया और वायरस फॉर्मेशन जनरेट होते दिखाई देते हैं, और चूंकि जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ की बॉडी, नहीं केवल फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालती हैं। डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया शुरू हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्रॉप्स की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ, लिविंग बीइंग्स की हेल्थ, सभी के ऊपर ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं। जो चेंज किया है वो हम लोगों ने किया है, नेचर ने चेंज नहीं किया है। नेचर चेंज करती तो वोल्केनोस क्रिएट होते हैं, वोल्केनोस ज्वालामुखी की आती, सुनामी आ जाते, भूकंप आ जाते, वो नेचुरल था। मगर ये मैन मेड बेस चीज़ है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके चलते जो इफेक्ट हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं वो एक्सट्रीम वेदर के रूप में झेलने पड़ रहे हैं, और आने वाले समय के लिए खतरों से खाली नहीं है। बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी शुरुआत हम खुद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही इस चीज़ से नुकसान होता है, और हम चाहते हैं कि हम और हमारे आसपास के लोग, साथ साथ हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहे, तो एक छोटा सा स्टेप हमें भी लेना पड़ेगा। ये एक छोटी सी कोशिश थी वीएनएम टीवी की तरफ से आप तक ये मैसेज पहुंचाने की। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे देश दुनिया महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जानती है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये शहर आज 512 साल पूरे कर चुका है। वडोदरा शहर की स्थापना के 512 साल पूरे हुए हैं, और 512 साल का जो इतिहास वाकई में एक ऐतिहासिक सफर जैसा रहा है। आज भी यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो वडोदरा शहर की शान बढ़ाती है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से बनाई गई इमारतें भी आज भी उनकी यादों को कायम रखती है। आज जब वडोदरा का स्थापत्य दिवस हम मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं वडोदरा के इतिहास के बारे में, और वडोदरा कैसे बना, नाम कैसे बना। दरअसल एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं
किलाए दौलताबाद से ये सफर शुरू हुआ। किलाए दौलताबाद के नाम से जाना जाता शहर धीरे धीरे वडोदरा कैसे हो गया, इस पर आज जानकारी लेंगे। वडोदरा शहर को ऐतिहासिक बनाने के पीछे कई दिलचस्प किस्से हैं, कई कहानियां हैं, जिसे वडोदरा के इतिहासकार आज भी संजोए हुए हैं। हाल ही में हमने वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल भी बनाया, जिसमें वडोदरा के इतिहास को उजागर किया गया है और उजागर करने वाले चंद्रशेखर पाटिल जी भी हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, वडोदरा का इतिहास 512 साल का और सुवर्ण इतिहास जिसे कहा जा सकता है, किलाए दौलताबाद से शुरू हुआ ये सफर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है और आप देखेंगे तो मेरे पीछे ही आपको लहरीपुरा गेट दिख रहा है। तो जो लहरीपुरा गेट दिख रहा है वहाँ पे 1511 में 25 नवंबर, आज 25 नवंबर है, उसी दिन सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड, जो इसके पहले बड़ौदा जो जगह है वहाँ के गवर्नर थे और मोहम्मद बेगड़ा के 4th नंबर के सन थे, वो राजा बने अहमदाबाद में। उसके बाद वो यहाँ 25 नवंबर को बड़ौदा में आए। बड़ौदा मतलब आज का जगह जो है वो लहरीपुरा गेट पहले बना नहीं था, वहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। और उसके बाद उन्होंने इसका किले का नाम उनका जिनसे उन्होंने अडॉप्ट किया था उनका नाम रखा किलाए दौलताबाद। और इसका काम शुरू हुआ, 11 साल लगा बनाने में। और लहरीपुरा गेट है, चापानेर गेट है, पानी गेट है, उस टाइम का बुरहानपुर गेट मतलब अभी का गेंडी गेट, इस तरह से 4 दरवाजे बनाए। और जो चौखट होता है जो महाभारत में यूज़ किया हुआ है खेलने के लिए, उसी तरह का उसका डिज़ाइन है। और इस तरह से उन्होंने बनाया। उसके बाद लोग राजा का सिक्योरिटी आने लगा, यहाँ पे सैनिक आने लगे, तो उस तरह से फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे। लोग आने के बाद फिर बिजनेसमैन आने लगे और धीरे धीरे ये छोटा सा जो प्लेस था, इसका पुराना नाम था चंदनावटी। तो ये गाँव को धीरे धीरे किला बनता गया और बड़ौदा शहर बनता गया। तो बड़ौदा शहर का नाम जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख उसके बाद के लोगों में आता है वडोदरियू, जो ऐसा प्रेमानंद जो एक कवि थे उनके साहित्य में भी आता है उसके बाद के पीरियड में। लेकिन बड़ौदा जो है गायकवाड़ जो शासन करता है 1771 में सयाजीराव फर्स्ट वो बड़ौदा शहर के राजा बने, सरकार बने, इसलिए सरकारवाड़ा भी है। तो उस टाइम में फिर उन्होंने कॉइन भी निकाला और उस हिसाब से फिर उसका नाम बड़ौदा बनता गया। और मराठी लोग आए तो बड़ौदा हुआ, उसका मीनिंग भी एक ही होता है। बड़ौदा इंग्लिश में उसका मीनिंग भी वही होता है, वडोदरा उसका मीनिंग भी एक होता है। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे बनियन ट्री है, तो इस तरह से बड़ौदा नाम उसका हुआ। और सयाजीराव हम लोग देखें तो 1st, 2nd और 3rd के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो हम आज सब हेरिटेज पब्लिक की जो बिल्डिंगें देखते हैं, न्याय मंदिर देखिए या जैसे आपका रेलवे स्टेशन देखिए या फिर अपना MS यूनिवर्सिटी देखिए, ये सभी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई। तो हेरिटेज का सबसे बड़ा हम लोग अगर कहें तो हमारा बिल्डिंग्स हेरिटेज और लोग, तो उन्होंने उसी टाइम में ऐसा शुरू किया कि आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज उसको प्रमोट करना शुरू किया। उसी उपलक्ष्य में ये बना हुआ ऐसा लगता है। तो इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ा सकते, इसलिए 2015 में मैंने शुरू किया ये। और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को फिर दोबारा सब बड़ौदा के साथ जोड़ना। और उसी में हम लोग 2015 से लेके अभी 2023 चल रहा है, तब से हम लोग रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। कोरोना टाइम में भी हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए और इस तरह से हमारे सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस साल हम लोगों ने 25 प्रोग्राम किए। कहा जाता है कि वडोदरा शहर पुराने 4 दरवाजों में बसता है। गरनाले के उस तरफ का जो शहर है वो नया शहर है, लेकिन वडोदरा का जो हार्ट कहा जाए वो पुराना शहर है। और यहाँ ऐतिहासिक इमारतें आपको जगह जगह देखने मिलेगी। आप जहाँ से गुजरेंगे आपको ऐतिहासिक दरवाजे दिखेंगे। वडोदरा के लोग ऐतिहासिक इमारत यानी MS यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वडोदरा में अगर कोई भी मामले चलते हैं, केस चलते हैं, तो वो भी जो इमारत है न्याय मंदिर, वो काफ़ी ऐतिहासिक है। अब खैर नई कोर्ट बना दी गई है, लेकिन सालों तक न्याय मंदिर में ही कोर्ट चलाई गई है। सुरसागर वडोदरा शहर का ऐतिहासिक तालाब
ऐसे कई प्लेसेस आज भी वडोदरा शहर की पहचान बने हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सर, वडोदरा शहर के ऐसे कौन से ऐतिहासिक जगह हैं जो आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, जिन्हें आज भी हमें संजोने की जरूरत है कि सालों तक हम आने वाली पीढ़ी को बता सके कि वडोदरा शहर एक ऐतिहासिक विरासत वाला शहर है? ऐतिहासिक बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें हमारे फ्रेम में ही आ रहा है नया मंदिर आ रहा है। ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर बनी हुई है और ये इसका जो शैली है इंडो सार्वजनिक स्टाइल है और महाराजा ने ये भारत का पहला मॉल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इतना सुंदर बिल्डिंग बना है तो इसको आप कोई दूसरी जगह दूसरे काम में यूज़ करो। तो महाराजा ने वो चीज़ लोगों की ध्यान में रखी और उसके बाद में ये कोर्ट बना। तो ये जो बिल्डिंग है इसमें ये एक्सपोज ब्रिक का बिल्डिंग बना था पहले, उसके बाद इसके ऊपर जो टाइल्स लगा है मोरक्कन टाइल्स लगा है और ये पूरा बिल्डिंग बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। आज यहाँ से कोर्ट चला गया है, इसके ऊपर सब लोग बता रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया था मूवमेंट कि ये बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अंदर में जाना चाहिए, वो आ चुका है। अब यहाँ पे सिटी म्यूज़ियम बने, इसके लिए मूवमेंट चला रहे। अगर थोड़ा सा कॉरपोरेशन ध्यान देती है तो इसका ये हमारा जो ऐतिहासिक नगरी जो है, हेरिटेज सिटी जो है बड़ौदा, उसके अंदर टूरिज़्म डेवलपमेंट हो सकता है। तो और गुजरात गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, अगर ये सब चीज़ों को रेस्टोर किया जाता है, यहाँ पे अपना जो म्यूज़ियम सिटी म्यूज़ियम बना सकते हैं तो बहुत कुछ लोगों में अवेयरनेस आ सकती है। सर, यहाँ हेरिटेज कल्चरल सेंटर बनाने की भी योजना है, वो कहाँ तक पहुँची है? वो भी नहीं पहुँचा है, ऐसी बात सुनी है, लेकिन पहले से मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पे सिटी म्यूज़ियम बने, क्योंकि मैंने पूरा बड़ौदा शहर का इतिहास संजो के रखा है 10,500 साल का। तो उसको अगर ये स्पेस में रखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग भी पुरानी है, ऐतिहासिक है, और अगर वो रखते हैं तो सभी लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा भी लाल कोट का बिल्डिंग है, वहाँ पे बनने वाला है सेंटर, तो वो भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़, आर्ट गैलरी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 प्रोजेक्ट इकट्ठा करके, क्लब करके इसको पूरा हेरिटेज स्क्वायर भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कॉरपोरेशन थोड़ा उसको ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे खाली पड़ के ये ख़राब हो रही है, अगर सब लोग का सहकार मिले तो ये बहुत हो सकता है। मुझे लगता है इसमें इनिशिएटिव लोगों को भी लेना पड़ेगा और कॉरपोरेशन जो अपना बड़ौदा शहर की उसको भी लेना पड़ेगा। ये जो न्याय मंदिर सिटी है उसे हेरिटेज स्क्वायर के रूप में और कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने पर एक खास बजट आवंटित किया गया है, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, मार्च महीना 3-4 महीने में ही आने वाला है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पैसे आवंटित किए जाने के बावजूद ये काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। बात आज वडोदरा के हेरिटेज की हो रही है, क्योंकि आज वडोदरा का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। जब वडोदरा की बात हो और लहरीपुरा गेट की बात ना हो, ये संभव नहीं है। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही खूबसूरत लहरीपुरा गेट आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर वडोदरा शहर पर भी किसी को दया आ जाए उस तरीके की स्थिति है। चंद्रशेखर जी, बहुत ही ऐतिहासिक दरवाजा है जो आज भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी स्थिति बदहाल है, क्या कहेंगे? उसके लिए जो सत्ता में वही लोग जिम्मेदार हम लोग कह सकते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि रेस्टोरेशन तो करवाने का कोशिश किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया था, लेकिन वो सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऊपर का छत टूट गया। तो ये जो लहरीपुरा गेट बना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ौदा का किला जो है इसी से बनना शुरू हुआ था। इसके अंदर स्टोन यूज़ हुआ है, उसके साथ साथ अपना जो चूना है उसका यूज़ इस्तेमाल किया है, और कुछ जगह एक्सपोज ब्रिक भी यूज़ किया है, और स्टको वर्क किया है। जो प्लास्टर चूना होता है उसके साथ रेती, फिर अपना ब्रिक पाउडर, लाइम पाउडर, ये सब मिक्स करके उसमें से जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से उसका मॉडलिंग करके उसका डिज़ाइंस बनाया, आप देख सकते हैं। तो इतना बहुत सुंदर बना हुआ है, इसको प्रॉपर कंजर्वेटर से पकड़ कर, और अगर कॉरपोरेशन चाहे तो ये चीज़ 2 ही महीने में ठीक हो सकती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, जब केयूर रोकड़िया मेयर बने थे उन्होंने कहा था ये प्राथमिकता रहेगी मेरी, लेकिन क्या उसके बाद कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से आपको तो उनका ही इंटरव्यू लेना चाहिए कि इतने सालों में आपने क्या किया। तो हर बार इलेक्शन आता है तभी डिक्लेयर होता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं 2 बार से पहले, अभी अगले साल भी इलेक्शन आएगा। तो उनको समझना चाहिए कॉरपोरेशन को, और बड़ौदा शहर के लोगों को भी समझना है, क्योंकि वो लोग सवाल पूछ नहीं रहे जो सत्ता में है उनको। मेरे ख्याल से ये बहुत प्राथमिकता है बड़ौदा शहर की, इसको तुरंत रेस्टोर करना चाहिए। बातें कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ठोस काम नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से
जो दरवाजे हैं, ऐतिहासिक दरवाजे हैं, वो कहीं ना कहीं शौचालय जैसे नजर आते हैं। वह इतनी गंदी बदबू वहां से गुजरते वक्त आती है कि शायद ही उसे देखना कोई पसंद करे। चलिए, ये तो बात हो गई लहरीपुरा गेट की, और अब आपको लेकर चलती हूँ पानी गेट दरवाजे पर। और पानी गेट दरवाजा वडोदरा का नाक कहा जाता था, और इसीलिए वहाँ खूबसूरत नाक जैसी प्रतिकृति भी बनाई गई है। सर, पानी गेट दरवाजे के बारे में क्या कहेंगे? पानी गेट का जो दरवाजा है बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और पानी गेट के ऊपर मेन जो एंट्री गेट है वहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा जो नाक आता है वैसे का वैसा ही बनाया हुआ है। सेम टू सेम डिज़ाइन है, पत्थर में बना हुआ है और करीब करीब 6 इंच के जैसा है। तो ये बनाने का ऐसा था कि हर शहर का नाक भी होता है, क्योंकि उसको पुरुष के रूप में देखा जाता है किले को, तो इसलिए वो नाक बनाया हुआ है। और ये जो दरवाजे हैं लहरीपुरा, पानी गेट, चापानेर गेट, गेंडी गेट, तो ये सभी दरवाजे अपना जो स्टाइल है वो है सल्तनत स्टाइल का बना हुआ है। उसमें ना मुग़ल है, ना मुस्लिम है, ना कोई नहीं, लेकिन ये पूरा एक नया डिज़ाइन बना हुआ है। उसमें गुजराती और आपका जो जैन लोग होते हैं और मुस्लिम, ये तीनों का फ्यूज़न बना हुआ है। तो ये इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ये पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ गुजरात, MP और कुछ जगह महाराष्ट्र में जहाँ पे सल्तनत पीरियड रहा, सिर्फ उसी जगह पे ये देखने को मिलता है। तो ये बहुत यूनिक है, और यूनेस्को जो संस्था है हेरिटेज को जो काम करती है, उन्होंने भी इसको स्पेशल रिकमेंडेशन दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर को इसलिए ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आज भी ऐतिहासिक इमारतें वडोदरा शहर की पहचान बनी हुई है। बात हुई लहरीपुरा गेट की, बात हुई पानी गेट की, और अब आपको दिखाएंगे भद्र कचेरी, जो भी एक समय में वडोदरा शहर की बहुत इंपॉर्टेंट इमारत हुआ करती थी, और आज भी वहाँ पुलिस विभाग की जो कार्यालय है वो कार्यरत होते हैं। लेकिन भद्र कचेरी की स्थिति है वो भी काफ़ी खस्ता हाल है। बातें वहाँ भी बड़ी बड़ी हुई है कि वो उसे डेवलप किया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सर, भद्र कचेरी, वडोदरा शहर जाना जाता था एक वक्त भद्र कचेरी के नाम से, उसका क्या इतिहास है? भद्र कचेरी जो है वो स्पेशली जो भद्र का किला है उसमें आई हुई है, और ये जो किला है दौलताबाद बना उसके पहले का वो जगह है, और वहाँ महाकाली का भी टेम्पल है। दूसरा जो भद्र कचेरी है वो उस समय के सभी शासक ने थोड़ा थोड़ा करके बनाया हुआ है, और उसके पीछे अगड़ का मैदान था। तो ये भद्र कचेरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं 97 से सुनता आ रहा हूँ, 1997 से, कि इसको रेस्टोर किया जाएगा, रेस्टोर किया, लेकिन तब से लेके अब तक 2023 आ गया, अभी तक उसको जीर्णोद्धार का काम नहीं किया है, और धीरे धीरे वो ख़राब हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जीर्णोद्धार हो सकता है, दोबारा बन सकता है। उसके सभी ड्राइंग्स, उसके सभी जो पार्ट्स है वो वहीं पे पड़े हुए हैं, हम लोग उसको दोबारा बना सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और बड़ौदा शहर में सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है, तो भद्र कचेरी को तो करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर एक झरोखा है, जो झरोखे का डिज़ाइन वो बड़ा झरोखा है जिसमें आदमी दो आदमी खड़े रह सकते हैं, ऐसा उसका डिज़ाइन लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। जो अपना MS यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स फैकल्टी डोम है उसमें भी इस्तेमाल किया है, नया मंदिर में भी इस्तेमाल किया है। बड़े काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में वो झरोखा जो है उसका प्रतिकृति बना के वो बहुत ही सुंदर है, और मेरे ख्याल से सल्तनत पीरियड में पूरे विश्व में वो इकलौता झरोखा है जो अभी भी है वहाँ पे, बहुत अच्छे कंडीशन में। उसको भी बचाना चाहिए, पूरा बिल्डिंग को ही बचाना चाहिए। तो वो इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद उसको जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे, तो उनको करना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इच्छा शक्ति का अभाव है? क्या वजह है जो ये नहीं हो पा रहा? अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है। फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें उसको सबको कर सकते हैं, इस तरह के सभी लोग अवेलेबल भी है हमारे पास, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। सबसे बड़ा सवाल यही कि हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है खूबसूरत, पैसा भी है, बातें भी हो रही है, लगातार प्रोजेक्ट एक के बाद एक, बजट की जो किताबें होती है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, या वडोदरा की सरकार, कलेक्टर कार्यालय जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन आज वडोदरा के स्थापत्य दिवस पर ये कहना तो बनता ही है कि वडोदरा शहर की ऐतिहासिक विरासत को अगर अब संजो कर नहीं रखेंगे तो शायद ये इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि आने वाली पीढ़ी को हम बता नहीं पाएंगे कि ये 4 दरवाजे में वडोदरा शहर बसा करता था।
आज जब 512वें स्थापना दिवस की बात हो रही है तो वडोदरा के इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम वडोदरा से लेकर हर तरीके की कोशिश की जा रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे और कैसे करेंगे और कब तक करेंगे, ये सवाल या निशान वडोदरा शहर पर लगा हुआ है। 512वां स्थापना दिवस आज पूरा हुआ है। 513वें साल में वडोदरा ने प्रवेश किया है। मैं आशा करती हूँ कि जब 513वां स्थापना दिवस पूरा हो जाएगा, 514वें में जब हम जाएंगे तो शायद ये सारे रिस्टोरेशन की कार्यवाही पूरी हो जाए। एक तरफ गुजरात सरकार कह रही है कि वडोदरा शहर को, पूरे गुजरात को हेरिटेज सिटी और हेरिटेज स्टेट के रूप में हम विकसित करेंगे। अलग अलग जगह को आइडेंटिफाई करके काम किया जा रहा है, लेकिन वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें नष्ट करके नई इमारतें बनाई जा रही है। जो है उसे तो हम संजो कर रख नहीं पा रहे हैं और उसी जगह पर अलग अलग नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। चंद्रशेखर जी जब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कहेंगे, हम हमारी जो इमारतें हैं उसे तो संजो कर नहीं रख पा रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय करके नई इमारतें बना रहे हैं। क्योंकि ये तो दिख रहा है सीधा कि यहाँ की जो लोकल सत्ता वाले लोग जो है वो बड़ौदा शहर में महाराजा सयाजीराव की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर बड़ौदा शहर की, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिख रहा है, जैसे आप देखेंगे हजारे का जो रूम था, हजारे का जो बिल्डिंग था, चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस इतना सुंदर था, सिर्फ विंडोज़ और ये सब बिगड़ा था, उसके बावजूद भी तोड़ दिया। और जैसे आप देखते हैं तो ये अंबेडकर भवन अभी दो तीन महीने पहले ही बना है, आपने बनाया और अभी ये आग लग दिया, थोड़ा सा लगा है तो उसके लिए पूरा बिल्डिंग थोड़ी तोड़ा जाता है, उसको उतना भाग को रेस्टोर किया जाता है, उसके बावजूद तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मिलीभगत जैसा दिख रहा है कि बिल्डर्स लॉबी या फिर गवर्नमेंट की लॉबी मिल के सब काम कर रहे हैं और महाराजा सयाजीराव का जो बड़ौदा शहर है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सोचिए, अगर ये सब बिल्डिंगें नहीं होगी तो बड़ौदा का इम्पोर्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबको समझ में आना चाहिए, कलेक्टर आप बड़े पदों पे बैठे हैं तो इसका मतलब आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कोई भी चीज़ को तोड़ देना और किसी को भी पूछे बगैर कोई भी बिल्डिंग तोड़ते जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करने क्या बैठे हैं, फिर वो कॉरपोरेशन हो या कलेक्टर ऑफिस से बात करना हो। हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं कि कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं वो बिल्डर लॉबी के साथ या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिली भगत कर ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में कहीं ना कहीं वडोदरा शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वडोदरा शहर का जो अस्तित्व है उसे मिटाने में जुटे हुए हैं। अब वडोदरा शहर को बचाने के लिए मुझे लगता है वडोदरा शहर के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, वडोदरा शहर के जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में जब वोट मांगे जाते हैं तब हमेशा वडोदरा शहर को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, वडोदरा को हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में बात होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जैसे जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं, फिर सालों तक उस पर कोई काम नहीं होता है, कोई बातें नहीं होती है। मुझे लगता है इस पर ज़रूर आगे चलकर हर मतदाता को सोचना होगा, हर वडोदरा शहर के नागरिक को सोचना होगा कि आखिरकार हम जिन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं वो मुद्दे आगे चलकर साबित हो रहे हैं कि नहीं, साकार हो रहे हैं कि नहीं, जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं और सवाल वडोदरा शहर के लोगों को पूछना होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में कड़क बाजार से अलकापुरी की ओर जाते गरनाले को रिपेयरिंग की कार्यवाही के चलते 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। वडोदरा के सयाजीगंज के कड़क बाजार से अलकापुरी की ओर जाने वाले गरनाले को 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक बंद रखे जाने का ऐलान किया गया है, जिसके वैकल्पिक रूट के तौर पर कड़क बाजार नाका से रेलवे स्टेशन की ओर और कालाघोड़ा सर्कल से सूर्या पैलेस से होकर जेतलपुर ब्रिज से जाया जा सकेगा। पहले भी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के दौरान इस गरनाले को मरम्मत के चलते वाहन व्यवहार के लिए बंद किया गया था, लेकिन उस वक्त दिवाली की आवाजाही के चलते संपूर्ण रूप से मरम्मत नहीं हो पाई थी, जिसे फिर एक बार कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand
a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेना के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी और इस अनुभव को देशवासियों के साथ साझा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने लिखा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की, ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम ने ये भी लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। तेजस को HAL ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी है। गुजरात के वडोदरा शहर में साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद फैली गंदगी के चलते सफाई अभियानों को शुरू करने की जरूरत आन पड़ी है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह फैली गंदगी कॉरपोरेशन की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पिछले दिनों वडोदरा महानगर पालिका की सभा में भी गंदगी का मुद्दा उठाया गया था। नगर सेवकों ने उनके इलाकों में फैली गंदगी पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराकर इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद वडोदरा के विभिन्न इलाकों में कॉरपोरेशन द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत दक्षिण इलाके में वार्ड नंबर 16, 17 और 18 में सफाई अभियान आज से शुरू किया गया है। कपुराई से लेकर सोमा तालाब तक वार्ड नंबर 16 में आने वाली सड़कों को इस अभियान के तहत स्वच्छ किया जा रहा है, जिसमें सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक घनश्याम सोलंकी और अन्य स्थानीय नगर सेवक भी
उपस्थित रहे। इन सभी ने स्वच्छता की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए खुद सड़क साफ करते हुए अन्य लोगों को भी अपने आसपास के इलाकों में स्वच्छता रखने का संदेश दिया। भारत देश ये 75 वर्ष पूरा करके 76वें देश में अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। इसके बारे में पूरे बड़ौदा के अंदर आज सफाई झुंबेश का आयोजन किया गया है। वाघोड़िया चौकड़ी, आजवा चौकड़ी, कपूराई चौकड़ी, चारों वार्ड के सफाई कर्मचारी, चारों वार्ड ऑफिसर, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा ये पूरा जो एरिया है वो पूरा क्लीन करवा दिया जाएगा। सभी नगरों को भी साफ किया जाएगा। उसका लिए प्रोग्राम तैयार किया गया है। सभी जगह पर धीरे धीरे प्रोग्राम लेके सभी जगह साफ करने की प्रोग्राम तैयार है। आज पूरे बड़ौदा में 3 जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। कल 26 नवंबर बंधारण दिवस के अनुसंधान में कार्यक्रम रखा गया है और पूरे बड़ौदा में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई स्वच्छता अभियान के वाहक है, उन्होंने जो आज्ञा दी है, इस प्रकार समग्र बड़ौदा में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारे वार्ड में भी ये कार्यक्रम है। लोगों को हम कहते हैं कि आप भी हमें इसमें सहयोगी बने। हमारे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और एक स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है वो कार्यक्रम के रूप में हम आज 1 कलाक का श्रमदान दे रहे हैं। लोगों को भी हम आह्वान कर रहे हैं, बड़ौदा नगर के सभी। गुजरात के वडोदरा शहर के कपूरवाड़ हाईवे, वाघोड़िया हाईवे और आजवा हाईवे पर स्वच्छता अभियान अंतर्गत कार्यवाही की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वच्छता अभियान अंतर्गत वाघोड़िया हाईवे, कपूराई हाईवे और आजवा हाईवे पर सफाई की गई। साथ ही डीडीटी पाउडर का छिड़काव भी किया गया। इस मौके पर वडोदरा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी कमिश्नर अर्पित सागर, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और इलाके के काउंसलर मौजूद रहे। અત્યારે આજવા એન્ટ્રી પર સફાઈનું કામ ચાલે છે। શહેર વધારેમાં વધારે સ્વચ્છ રહે એ રીતેની ઝુંબેશ ચાલી જ રહી છે। ડે ટુ ડે સફાઈ થાય છે, પણ આ એક વધારે શહેર સાફ રહે એમાં છેવાડાના પાર્ટ પણ, ઇન્ટરનલ રોડ્સ એ બધા પણ સફાઈ રહે, એન્ટ્રી પોઈન્ટ સફાઈ રહે એ માટેની આ ઝુંબેશ છે। આવતીકાલે પણ આવા પ્રકારની ઝુંબેશ ચાલશે અને લગભગ એરપોર્ટ સર્કલથી લગાડી રિંગ રોડ ઉપર 8 થી 10 કિલોમીટરના પટ્ટામાં આ પ્રકારની ઝુંબેશ કરવામાં આવશે। એટલે બધાને મારી અપીલ છે, બધા લોકોને, કે શહેર સ્વચ્છ રાખવામાં યોગદાન આપે અને આપણે આપણા શહેરનું હરિયાળું અને સ્વચ્છ બનાવીએ। આજે એક સિમ્બોલિક કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે અને આગામી દિવસોમાં આખા શહેરમાં સ્વચ્છતા સારી રીતે થાય એનું પ્લાન ઓફ એક્શન થઈ ગયું છે અને આપણે સૌ ભેગા મળી અને આપણા શહેરને સ્વચ્છ બનાવીએ એ આશય સાથે આજે આ શરૂઆત કરી છે। વડોદરા શહેરમાં આ સ્વચ્છતા લોકોનો સ્વભાવ બને, લોકોની આદત બને અને લોકો જ્યાં ત્યાં કચરો ન નાખે, સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ મિનિમમ કરે એ પ્રમાણેનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરના તમામ વોર્ડમાં રેગ્યુલર સફાઈ થાય, ઓપન સ્પોટની સંખ્યા ઘટે અને ઓપન સ્પોટના લીધે ઢોરોનો પણ ત્રાસ વધતો હોય છે। આ તમામ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી મેઇન રોડ અને આજુબાજુના જે ઓફ રોડ છે અને સવારથી સાંજ સુધી સાફ સફાઈ કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। જે સીએનડી વેસ્ટ પડ્યો છે, જે શ્રબ છે, આ તમામની કટિંગ થાય, ગેમેક્સિન પાવડર, ચૂનાની ફાંકનો છંટકાવ થાય અને લોકો માટે આરોગ્યપ્રદ સ્થિતિનું નિર્માણ થાય એ માટેનું આજે આ ડ્રાઈવ લીધું છે। આજે મહાનુભાવે હાજરી આપી છે એને જોઈને અમારા કર્મચારીઓમાં પણ એક ઉત્સાહનો માહોલ જાગશે। પ્રજામાં પણ એક મેસેજ જશે કે આપણે જાતે પણ સફાઈ કરવી જોઈએ અને દર શનિ રવિ જે એરિયા છે કે જ્યાં સીએનડી વેસ્ટ પડ્યો છે, જે મહિનાઓ સુધી કોઈ હટાવતું નથી, જેને અમારી કોર્પોરેશનની એન્જિનિયરિંગ ટીમ પણ આમાં સાથ સહકાર આપી અને सीएनडी वेस्टનો रिसाइकलिंगનો પ્લાન છે ત્યાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के पादरा के मुजपुर गांव में स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा छापेमारी की गई। वडोदरा के पादरा के मुजपुर गांव के पास महिसागर नदी किनारे पर बड़ा जुआ का अड्डा चलाया जा रहा था। इस जुआ के अड्डे पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में लगभग 14 जुआरियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा जुआरियों से बड़ी रकम भी जब्त की गई। तमाम आरोपियों को पादरा पुलिस स्टेशन लाया गया और आगे की कार्यवाही शुरू की गई।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में पेंडिंग रहे ई चालान केस के लिए ट्रैफिक पुलिस की 20 टीम शहर के अलग अलग पॉइंट पर तैनात की गई है, जिसका लाभ लेकर हैकर्स मैदान में उतर गए हैं। वडोदरा शहर में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सर्च कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा दंड वसूलने ई चालान घर भेजा जाता था, लेकिन कई वाहन चालक ई चालान की भरपाई नहीं करते। इस मुद्दे आगामी 9 दिसंबर को कोर्ट में लोक अदालत आयोजित की गई है, लेकिन इससे पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया है। ऐसे ड्राइव अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस की 20 टीम शहर के अलग अलग स्थान पर तैनात की गई है, जिसमें वाहन चालक अपने पेंडिंग मोमो की जानकारी हासिल कर ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। मौके पर ही पेमेंट करने वाले वाहन चालकों को 9 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन चालकों में ई चालान भरने का डर और जल्दबाजी का लाभ उठाकर हैकर्स मैदान में उतर गए हैं, जिसमें ई चालान वेबसाइट जैसे ही बोगस वेबसाइट बनाकर हैकर्स लोगों से पैसे लूट रहे हैं। ટ્રાફિક નિયમનની ઈ ચલણની જે વીટીપી અનુસંધાને જે કામગીરી કરવા માટે હાલ અમે નર્સિંગ હોમ 4 રસ્તા હાજર છે અને જેઓને 2 વ્હીલ 4 વ્હીલ 3 વ્હીલ જે ગાડી આવે એનો નંબર નાખી એની અંદર જે આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ રિક્ષા છે એ રિક્ષાને અમને જે આપેલી વેબસાઇટ એ વેબસાઇટને ખોલી તેઓને અંદર નાખી એનો નંબર નાખી એ ભાઈને બતાવીએ છીએ કે ભાઈ તમારું આટલું ઈ ચલણ છે અને આટલા ઈ ચલણના મેમા છે એ તમે આવે છે એ તારીખમાં કોર્ટની અદાલતમાં લોક અદાલત છે જેમાં જઈ તમે ભરપાઈ કરી। गुजरात के वडोदरा में बनी बनाई सड़कों को फिर एक बार गौरव पथ के नाम पर सजाने पर उठे सवाल के बाद 5 मई से गौरव पथ के 2 काम रोक दिए गए हैं। गुजरात का वडोदरा शहर जब स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था, हम सब बेहद खुश थे कि हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा, हमारे शहर की सड़कें स्मार्ट होगी, हमारे शहर की इमारतें बुलंद और ऐसी होगी जो सारी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न हो। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वडोदरा शहर में कई जगह पर पूरा हुआ है, कई जगह अधूरा है, लेकिन वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप
करने के पीछे करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, जो ज्यादातर फिजूल खर्ची कहा जा सके ऐसा ही हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर ही दिए गए हैं और अब उन्हीं सड़कों को जिन्हें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत डेवलप किया गया है, अब फिर एक बार 50 करोड़ की खर्च से गौरव पथ के रूप में विकसित किए जाने का काम वडोदरा महानगर पालिका ने हाथ में लिया है। गुजरात की वडोदरा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सड़क प्रोजेक्ट विभाग के 78 करोड़ के 7 कामों को स्थायी समिति में अनुमति के लिए पेश किया गया, जिसमें से 4 कामों को अनुमति मिली है जबकि 3 को रद्द कर दिया गया है। दरअसल वडोदरा शहर में 5 सड़कों को गौरव पथ के रूप में डेवलप किए जाने का करोड़ों रुपयों का विकास कार्य हाथ में लिया गया था, लेकिन बनी बनाई सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च करने और कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा पहुंचाने में कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत की बात उठने पर स्थायी समिति में गौरव पथ के 2 विकास कार्यों और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सड़क को अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसमें हैवमोर 4 रास्ता से वार्ड नंबर 11 ऑफिस तक का गौरव पथ शामिल है, जो 29% ज्यादा की लागत से 9.44 करोड़ में शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। इसके अलावा मकरपुरा भवन स्कूल से सुसैन 4 रास्ता तक की सड़क का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट 10.70 करोड़ की लागत से स्पाइरल कंस्ट्रक्शन को देने की दरखास्त म्यूनिसिपल कमिश्नर के प्रेफरेंस के साथ स्थायी समिति में पेश की गई थी, जिसे भी रद्द किया गया है। जबकि रिलायंस सर्कल से तुलसीधाम सर्कल होकर जुपिटर 4 रास्ता तक गौरव पथ बनाने का काम शांतिलाल पटेल को 29% ज्यादा लागत से 9.55 करोड़ में दिया गया था। इन तीनों प्रस्तावों को रद्द किया गया है क्योंकि भवन स्कूल से सुसैन 4 रास्ता समेत की ये सड़कें काफी अच्छी कंडीशन में है। गौरव पथ बनाने के लिए जिन सड़कों को अनुमति मिली है उसमें वडोदरा के प्रवेश द्वार से छाणी जगातनाका सर्कल तक की सड़क सौरभ कंस्ट्रक्शन को 29% ज्यादा दाम में 21.40 करोड़ में दी गई है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में संगम 4 रास्ता से एयरपोर्ट सर्कल और हरणी तालाब तक की सड़क गौरव पथ के रूप में विकसित करने और नीलांबर सर्कल से अक्षर पैविलियन होकर प्रिया टॉकीज नाले तक 30 मीटर की सड़क का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का काम 29% की ज्यादा लागत से 13.89 करोड़ की लागत में कॉन्ट्रैक्टर पीडी कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। जबकि सन फार्मा रोड से भाईली फायर स्टेशन जंक्शन से नीलांबर सर्कल की ओर 30 मीटर सड़क का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का काम कॉन्ट्रैक्टर डीबी पटेल को 29% ज्यादा लागत से 12.87 करोड़ में दिया गया है। જે રોડ પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા અલગ અલગ રોડો મૂકવામાં આવ્યા, એમાંથી ભવન સ્કૂલથી સુસેન 4 રસ્તા સુધીનો જે રોડ છે એ કામને મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે। સંગમ 4 રસ્તાથી એરપોર્ટ સર્કલ સુધીના જે ગૌરવ પથનું કામ છે એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। નીલાંબર સર્કલથી અક્ષર પેવેલિયન થઈને પ્રિયા ટોકીઝના નાળા સુધીનો જે રોડ છે એને મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે। શહેરના પ્રવેશ દ્વારથી છાણી જકાતનાકા સર્કલ સુધીના જે રોડ છે ગૌરવ પથ બનાવવાનો એને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। એવી જ રીતે રિલાયન્સ સર્કલથી તુલસીધામ સર્કલ થઈને જુપિટર 4 રસ્તા સુધીનો જે રોડ બનાવવાનો હતો ગૌરવ પથ એ કામને મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે। હેવમોર 4 રસ્તાથી વોર્ડ નંબર 11ની ઓફિસ સુધીનો જે રોડ છે એને મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે। સન ફાર્મા રોડ જંકશનથી ભાયલી ફાયર સ્ટેશન જંકશનથી નિરાંબલ સર્કલ તરફના રોડને જે ઇન્ટિગ્રેટેડ રોડનું કામ કરવાનું છે એ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। તમામ ઇન્ટિગ્રેટેડ રોડ ઉપર ફૂટપાથ, કાર્પેટ સિલકોટ, કાર્પેટ એસી સિલકોટ તથા કેટસાઈ, મીડિયમ રિફ્લેક્ટર આ તમામ પ્રકારના રોડ ફિક્સર સાથેના રોડ ડેવલપ કરવામાં આવશે। ભવિષ્યમાં એની આજુબાજુનું જે બ્યુટિફિકેશન છે એને પણ અલગ ઇજારા કરી અને બ્યુટિફાઈ કરવામાં આવશે। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार से वीएनएम टीवी द्वारा गौरव पथ में क्या खास होगा इसकी जानकारी ली गई। गुजरात के वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका कई तरह के विकास कार्यों को कर रही है। काम चालू है और अलग अलग कार्यों को हाथ पे लिया जा रहा है। उसी के तहत वडोदरा शहर की कुछ सड़कों को अब गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब वडोदरा शहर की सड़कें या तो अच्छी है या तो नहीं भी अच्छी है, लेकिन गौरव पथ में अलग क्या होगा ये जानने के लिए हम कॉर्पोरेशन आए हैं और यहाँ सिटी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार से ये पूछेंगे कि आखिरकार गौरव पथ में नया क्या होने जा रहा है, वडोदरा शहर के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। सर, गौरव पथ कोई नई योजना है, क्या होगा गौरव पथ में, कुछ अलग होगा?
यस, गौरव पथ के अंदर जो हम रोड सिर्फ नहीं बना रहे हैं, रोड को पब्लिक यूजेबल बना रहे हैं। तो उसके अंदर मैक्सिमम रोड का जो विड्थ है उसका कैसे यूज़ कर पाएंगे उसको और ब्यूटीफाई करने का उसका मकसद है। तो सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन के पार्ट में क्या लिया गया है, तो जो सेंट्रल डिवाइडर है उसके ऊपर बहुत सारे पौधे लगेंगे, अच्छे कुंडे लगेंगे, ताकि वो जो टिपिकल डिवाइडर के ऊपर प्लांटेशन है वो ऐसा नहीं रहेगा। एक अलग सा पूरा वहाँ पे प्लांटेशन होगा, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स आएंगे। सो फार एज द पब्लिक यूटिलिटी इज़ कंसर्न, तो वो फुटपाथ ज़्यादातर ऐसा आता है कि लारी गल्ला का दबान हो जाता है या तो दूसरी कुछ एक्टिविटी फुटपाथ के ऊपर चली जाती है। तो हमने देखा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का यूज़ नहीं होता है, तो अदर वे ऑफ द एनक्रोचमेंट आता है। तो उसको यूजेबल बना दे, पब्लिक ही उसको यूज़ करने के मोड में आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इस तरीके का एक नया अभिगम के साथ राज्य सरकार ने गौरव पथ बनाने को नक्की डिसाइड किया है। हर गौरव पथ के अंदर एक तो वहाँ पे एक छोटा सा शेड जैसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे लोग धूप में बैठ सकते हैं, दिन के टाइम में बैठ सकते हैं। वहाँ पे न्यूज़पेपर या तो कोई दूसरी एक्टिविटी करना चाहे तो वो स्पेस इतना बढ़िया बनाने जा रहे हैं। बेंचेस होगा, वहाँ पे कुछ खेलने के छोटे छोटे चीज़ों भी रखी जाएगी ताकि सीनियर सिटीज़न बच्चे वहाँ पे आके बैठ सके, रात को भी बैठ सकते हैं। उसके लिए हम वो सेट के नीचे लाइटिंग भी कर रहे हैं। एक ट्रायल भी हमने लिया है कमाडी बाग के सामने, तो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस आया है। लोग रात को अच्छी तरीके से बैठ से आराम से बातचीत कर सकते हैं और उसको सोलर के माध्यम से लाइटिंग करने जा रहे हैं ताकि कोई उसके ऊपर खर्च भी ना हो। अब दूसरी चीज़ों की बात आए तो वहाँ पे ई टॉयलेट होगा ताकि रास्ते पे जाते आते वक्त कहाँ टॉयलेट है वो ढूंढना नहीं पड़े। जो उसका फेसेड होगा वो एकदम बढ़िया सा होगा ताकि ऐसा ना लगे कि रोड के ऊपर कोई टॉयलेट आ गया है। तीसरी बात है कि जो पार्किंग का व्यवस्था है वो भी डेजिग्नेटेड होगा ताकि वो पर्टिकुलर जगह में ही पार्किंग होगा, कहीं पे भी पार्किंग हो जाता है ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। डस्टबिन्स होंगे, साथ में वहाँ पे इंफॉर्मेटिव जो सरकार की बहुत सारी योजना का पूरा डिस्क्रिप्शन लगेगा। नई योजना आएगी तो उसका भी लगेगा ताकि लोगों को बहुत इजीली पता चल सके कि ये स्कीम का हम मैक्सिमम यूज़ कर सके, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। साथ में उसको वॉकेबल बनाए जाने का भी सोचा है। जो फुटपाथ होगा वो पीछे के लास्ट में फुटपाथ होगा तो वो अनइंटरप्टेड मूवमेंट कर सकेंगे और आगे वाला जो सर्विस ट्रैक है उसके अंदर उसको बहुत सारे तरीके से सुशोभित भी किया जाएगा। जब भी कोई विकास कार्य होता है उस पर सवाल भी उठ खड़े होते हैं और इस बार जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उनको 29% ज़्यादा लागत से टेंडर प्रक्रिया जो है वो की गई होने की बात सामने आ रही है। उसमें कितनी सच्चाई है ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे। सर, 29% लागत ज़्यादा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, ये बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये जो टेंडर्स हम निकालते हैं वो ऑनलाइन पद्धति से, इट इज़ ए वेब इनेबल प्रोसेस से करते हैं। इसके अंदर नॉट ओनली वडोदरा, नॉट ओनली गुजरात, दुनिया के कोई भी कोने से ये टेंडर भर सकते हैं ऐसा प्रोविज़न है। ओनली थिंग इज़ कि वो एजेंसी है, he or she wanted to do the work, then they can quote it so that there is a enough competition। आप देखेंगे कि सब टेंडर के अंदर कम से कम 2 टेंडर तो कम से कम आए हैं, 2 से 3 टेंडर आए हैं। और दूसरा
कि हमने कोई भी टेंडर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चूज़ करने का कोई अवकाश है, वो भी एकदम क्लियर है। अब रेट की बात है तो अभी ही राज्य सरकार ने हमारे SOR रिवाइज कर लिए गए हैं। वो SOR में ही कम से कम जितनी भी आइटम है उसमें 17% से लेके 35% तक का इंक्रीज दिया है। जो शेड्यूल ऑफ द रेट मतलब जो स्टैंडर्ड बेसिक रेट है उसमें ही इतना है, जो छोटी छोटी आइटम है उसके अंदर ही 17% है। और इसके अंदर GST का जो अभी ही 5 to 6% का इंक्रीज़ हुआ है वो भी इसके अंदर इंक्लूसिव है। जो अभी नए SOR आए हैं उसके अंदर तो वो एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर वो इंक्लूसिव है। तो हमारा मानना है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है, रेट्स आर वेरी रिजनेबल। और इसके जैसे कि ब्रिज के टेंडर अन्य शहरों में भी आए हैं, इट ऑल आर 30%, 32%, 35%, सो द रेट्स आर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। चलिए, सवाल जो आपके मन में थे वो हमने सिटी इंजीनियर से पूछने की ज़रूर कोशिश की है, क्योंकि गुजरात के कई महानगर ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। वडोदरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, जिसे आगे ले जाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। गुजरात के भरूच में शिकायत के आधार पर रेस्टोरेंट में फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा जांच शुरू की गई। गुजरात के भरूच के रेस्टोरेंट की लगातार दूसरे दिन की गई शिकायत के बाद फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा भरूच की श्रावण चौकड़ी नजदीक स्थित हेलियोस पिज्जा और भरूच कॉलेज रोड पर स्थित श्री खोडियार काठियावाड़ी ढाबे में छापेमारी की गई। श्री खोडियार काठियावाड़ी ढाबा गुजरात में 70 से अधिक शाखाएं होने का दावा करते हैं, परंतु भरूच में स्थित इस ढाबे में नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में ही रेस्टोरेंट में कीड़े घूमते नजर आए। अधिकारियों द्वारा रेस्टोरेंट के संचालकों को फटकार लगाने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की। ખોડિયાર કાઠિયાવાડીમાં અત્યારે જમવા આવ્યા હતા અને ત્યાં આગળ કચુંબરની જે પ્લેટો મૂકે છે એમાંથી જીવતો વંદો નીકળ્યો હતો અને જીવતો વંદો નીકળ્યો ત્યાર પછી અમે એના પર એક્શન લેવાની જ્યારે વાત કરી તો સ્ટાફ ઉપરથી અમને એમ કહે છે કે તમે સ્ટાફ અમારી સાથે એટીટ્યુડ બતાવે છે અને બીજું કે એ લોકો એવું કહે છે કે અમે 2 દિવસ પહેલા પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવી દી। અગર જો પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવી હોય તો એ લોકોએ કમ્પલસરી હોટલ અમુક કલાકો સુધી બંધ કરવી પડે। જો પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવીને જો એ લોકો હોટલ ચાલુ રાખે છે તો ઉપરથી કસ્ટમરોને એ લોકો વધારે હાનિ પહોંચાડે છે। એટલે ક્યાં તો એ લોકોએ પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવી નથી અને જો કરાવી હોય તો બે રીતે જોવા જઈએ ને તો એ લોકો કસ્ટમરના જીવ સાથે રમી રહ્યા છે। હવે કસ્ટમરોએ જોવાનું કે અહીંયા આવવું કે ના આવવું। गुजरात में हर महीने 45 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिस पर आम आदमी पार्टी की गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल ने आक्रोश व्यक्त किया है। જાણવા મળે છે કે ગુજરાતમાં સરેરાશ પ્રતિ મહિને 45 મહિલાઓ પર બળાત્કાર થાય છે, એટલે કે વર્ષમાં 540 જેટલી બહેનો દીકરીઓની ઇજ્જત લૂંટાય છે, એની જિંદગીઓ બરબાદ થાય છે। આ વાત મારે ખાસ એટલા માટે કહેવું પડે કે આપણે મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરીએ, મહિલા વિરુદ્ધ હિંસાના નિવારણના દિવસો આપણે ઉજવીએ, પરંતુ જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે એ પણ આપણી આંખ સામે છે। દીકરીઓ ઉપર બળાત્કાર થાય છે, એટલું જ નહીં, સામૂહિક બળાત્કારનો રેશિયો પણ વધ્યો છે। મહિલાઓ આત્મહત્યાઓ કરે છે, મહિલાઓની ખૂન ખરાબામાં હત્યાઓ કરવામાં આવે છે। એટલે આ બધા ચિત્ર જોઈને એવું ચોક્કસ લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક માર્કેટિંગ માટે જે સત્તા ઉપર બેઠેલા ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એ માત્ર વાતો કરી રહી છે। મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરશે, મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાની વાતો કરશે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એનાથી ખૂબ જ અઘરી છે। મારે આ વાત એટલા માટે કહેવી પડે કે ખૂબ જ દુઃખ સાથે ઘણી બધી વાર એ લોકોની જે દોહરી નીતિઓ છે એ સામે આવે છે। દોહરી નીતિઓમાં સ્પષ્ટ એક જ ઉદાહરણ હું તમને આપીશ કે મધ્યપ્રદેશમાં બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે 1000 રૂપિયાની સન્માન રાશિઓ આપી રહ્યા છે, તો ગુજરાતમાં તો એની સરકાર વર્ષોથી બનેલી છે, પરંતુ ગુજરાતની બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે જરા પણ વિચાર નથી આવતો। એટલા માટે આજે મારે એ કહેવું પડે, ગુજરાતની જનતાને જણાવવું પડે કે જે રીતે આ લોકો માત્ર ને માત્ર વાતો કરે છે એનાથી એની કથની અને કરની એકદમ અલગ છે।
સરકારને એટલી જ વિનંતી છે કે માર્કેટિંગ બંધ કરો અને મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારને રોકો, એ લોકો ઉપર જે બળાત્કાર થાય છે, જે હત્યાઓ થાય છે એને રોકો અને સાચા અર્થમાં સારી રીતે આત્મનિર્ભર બને, સુરક્ષિત રહે, સ્વસ્થ રહે, એના ઉપર આગળ કાર્યવાહી કરવાની આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા મોરચા તરફથી હું માંગ કરું છું। गुजरात के वडोदरा शहर में भी वर्ल्ड हेरिटेज वीक के चलते विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में कई ऐसी जगह हैं जिन पर ध्यान नहीं दिए जाने से वह खंडर में तब्दील हो चुकी है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के दौरान वडोदरा शहर में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन वडोदरा शहर के प्रतापनगर ब्रिज और नवग्रह मंदिर के पास स्थित बरसों पुरानी गायकवाड़ शासनकाल के समय की वाव खंडर में तब्दील हो चुकी है। बीएमसी की लापरवाही के चलते वाव में कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। वाव के आसपास लोग निवास करते हैं। आसपास रहते निवासियों को इस वाव को स्वच्छ रखने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं। वाव के चारों ओर किसी भी तरह की फेसिंग नहीं की गई है, जिसके चलते बच्चों के वाव में गिर जाने का खतरा लगातार बना रहता है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है, इस वाव को भी स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए और इस वाव का इतिहास भी हेरिटेज वीक में लोगों तक पहुंचाया जाए तो इस वाव को बचाया जा सकता है। કેટલી ગંદી છે, સાફ થવી જોવે ને, નહીં આયા આયલા પણ જતા રહ્યા સામાન લઈ લઈને, ખાલી કચરો અંદરનો વારી ગયા બસ ઉપરનો, પણ વાવ સાફ જ ના કરી। આજુ સજ્જા બહુ વર્ષથી રહી, અમે 100 વર્ષના ઉપર છું, હજુ તો કોઈ આયા નહીં વાવ સાફ કરવા। એમાં સારું છે વાવ સાફ સફાઈ જાય, વચ્ચે આવેલા એક વાર નાહી ગયા, બધા આવે છે નવરાત્રિની ટાઈમે, આ સારી મેલાવાળા જ બધા સાફ કરે। અંદર તમે જોઈ તો પેલી જાલી માલી બી નહીં કરે જ નહીં, એવા નાના નાના છોકરાઓ છે 2-3 જણા વચ્ચે પરેલા અંદર। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की लीली परिक्रमा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के आने पर एक दिन पहले परिक्रमा का प्रारंभ कर दिया गया। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार की लीली परिक्रमा का भक्तों में काफी महत्व है। वैसे तो ये परिक्रमा देवउठी एकादशी से शुरू की जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में भक्तों के एकत्रित होने से एक दिन पहले ही ये परिक्रमा शुरू कर दी गई थी। परिक्रमा के दूसरे दिन भी 1 लाख से अधिक भक्त इस परिक्रमा में जुड़े। गिरनार के जंगलों में भक्तों को कोई असुविधा न हो, इस बात का प्रशासन द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है और परिक्रमा मार्ग पर पूरी व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पालेज के वरेडिया नजदीक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पालेज के वरेडिया नजदीक हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में घबराहट का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी देने पर भरूच और करजन पालिका के फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हुआ, जिसे पुलिस द्वारा सुचारू किया गया। इस घटना में जानहानि की कोई खबर नहीं है। भरूच नेशनल हाईवे नजीक वरेडिया खाते સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં અચાનક અગમ્ય કારણોસર કોઈ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેના પગલે ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડની 2 તેમજ નજીકમાં આવેલ કરજણ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે ટોટલ 3 ગાડીઓ આવી ભારે જહેમતથી બાદ સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં આગને કાબૂમાં કરેલ છે। ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે કોઈ ઈજાનું અહેવાલ નથી। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में वडोदरा शहर की शगुफ्ता सैयद ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वडोदरा शहर की शगुफ्ता सैयद ने मात्र 11 वर्ष की उम्र से कराटे की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। शगुफ्ता अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने शहर के प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर से राइफल की तालीम भी हासिल की है। उन्होंने खेल महाकुंभ और अन्य स्पर्धा में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। ग्लोबल वाडो रियो कराटे एसोसिएशन इंडिया के सनहान अब्बास सैयद के मार्गदर्शन के चलते शगुफ्ता दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इंटर जोन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वडोदरा सहित पूरे गुजरात का नाम रोशन किया है। शगुफ्ता इस सफलता का श्रेय माता पिता और गुरु को देती है। ये जो टूर्नामेंट इंटर जोनल नेशनल टूर्नामेंट जो दिल्ली में हुई, उसके सिलेक्शन गुजरात से स्टार्ट हुए थे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन था, स्टेट था आनंद में स्टेट, उसके बाद वेस्ट जोन हुआ इसका गोवा में, और इंटर जोनल नेशनल जो हुआ दिल्ली में हुआ। उसमें मेरे 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था।
जिसमें कि 11 में से 10 मेडल थे और स्टेट वेस्ट जोन के अंदर 11 में से 10 मेडल थे। बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तक गए। नेशनल इट मीन्स वेस्ट जोन जो गोवा में हुआ था उसको हम नेशनल कहते हैं, बट वो सब जूनियर जो छोटे बच्चे थे उनका नेशनल था। जो बड़े बच्चे थे अंडर 21 ईयर्स 19 ईयर्स के बच्चे जो थे 16-17 ईयर्स के, वो सब दिल्ली उनका नेशनल था। जो गोवा में गोल्ड आए उनको नेशनल दिल्ली लेके गए तालकोटरा स्टेडियम। उसमें भी मेरे 6 बच्चों ने मेडल लिया, 6 में से 5 बच्चों ने मेडल लिया, जिसमें 2 सिल्वर है और रहनुमा, और सिल्वर मेडल जुनेश कादरी, गोल्ड मेडल शगुफ्ता सैयद जो मेरे बराबर में राइट हैंड पे खड़ी है, और सिल्वर में सेकंड गोल्ड है जुनेश शेख और उसकी सिस्टर है सुजान शेख। ये 6 बच्चों में से 5 बच्चों ने मेडल प्राप्त किया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।